नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं गृह विज्ञान का परिचय, यानी कि होम साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करें, जो है प्रसार शिक्षा के बारे में, यानी कि गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र थे वो हम सब देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि गृह विज्ञान की आवश्यकता क्या होती है, यानी कि गृह विज्ञान को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे का हमारा जो चैप्टर है प्रसार शिक्षा के बारे में, यानी कि प्रसार शिक्षा क्या। जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। प्रसार शिक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटेंशन। अब जब हम इसके वर्ड्स को तोड़ते हैं, इसमें एक वर्ड है एक्स और दूसरा है टेंशन। एक्स का अर्थ होता है आउट, यानी कि बाहर निकालना, बाहर निकालना, और टेंशन का अर्थ होता है फैलाना। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या हो गया, यानी कि शिक्षा को कहाँ करना, बाहर फैलाना, यानी कि बाहर की तरफ फैलाना। यानी कि प्रसार शिक्षा की हम परिभाषा की बात करें तो ऐसी शिक्षा जो घर, स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर्स में नहीं दी जाती, इनके बाहर के क्षेत्रों में जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस वगैरह ना होता, जिसमें लोगों को क्या सिखाया जाता है, जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, ऐसी शिक्षा दी जाती है जो उनके व्यवहारिक जीवन में उपयोग आ सके। और उन्हें ये जो ज्ञान दिया जाता है, ये जो शिक्षा दी जाती है, ये मोस्टली ग्रामीण एरिया के लिए होती है, यानी कि उन जगह एरियाज़ के लिए होती है जहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह जाना पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है अगर होता है, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण लोग स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते। तो ये जो मोस्टली प्रसार शिक्षा दी जाती है, ये ग्रामीण एरिया के लिए दी जाती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा दी जाती है। यानी कि प्रसार शिक्षा का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो महिलाएं वगैरह होती है या फिर जो पुरुष वगैरह होते हैं, उन सभी के लिए प्रसार शिक्षा दी जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं प्रसार शिक्षा में आगे बढ़ते हुए कि प्रसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। यानी कि उद्देश्य का मतलब आएगा क्यों, या फिर कह सकते हैं फायदा, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि प्रसार शिक्षा अगर हम दे रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा, किस काम आ सकता है। तो पहला पॉइंट है खाद्य और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करना। यानी कि प्रसार शिक्षा के द्वारा हम लोगों को क्या देते हैं, खाद्य के बारे में जानकारी देते हैं, फूड के बारे में उन्हें बताएंगे। जो भी किसान या खेती से रिलेटेड होंगे, उन लोगों को जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है कृषि में, उनके बारे में जानकारी दें, क्योंकि वो कहाँ से है, ग्रामीण एरिया से। तो वहाँ तक जो नई टेक्नोलॉजी है वो पहुँच नहीं पा रही है, और इसी कारण जब नहीं पहुँच पाते तो अभी भी पुराने ज़माने के, यानी कि जो परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उन्हें क्या दें, प्रसार शिक्षा के थ्रू उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं। जितने भी नए नए नवाचार हो रहे हैं उन सभी से उन्हें अवगत कराएं कि क्या उन्हें फ़ायदा हो सकता है, उनकी जो समस्या है उनका समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। और उन्हें बता सकते हैं खाद्य के बारे में, खाद्य का यानी कि फूड से रिलेटेड, यानी कि भोजन संबंधी जो बीमारियाँ हो रही है उन सब के बारे में जानकारी दे के बताएंगे, जिससे क्या होगा, वो अपने परिवार को स्वस्थ और अच्छा पोषण दे पाएंगे। फिर दूसरा जो उद्देश्य वो है व्यवहारिक उपयोग के लिए। यानी कि प्रसार शिक्षा से हम क्या करते हैं, लोगों को व्यवहारिक ज्ञान में मदद करते हैं। यानी कि हम उन्हें ऐसे शिक्षा देंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस ना होगा। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर सिलेबस के थ्रू हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम उनकी पर्सनल समस्या के थ्रू उन्हें समाधान करवाएंगे। यानी कि जो उन ग्रामीणों की खुद की समस्या है, जो वो समाधान करना चाहते हैं, जो उन्हें डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उनको सॉल्व करके किस तरीके से अपने डेली लाइफ में उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें बताएंगे। परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपयोग है। उत्तम स्वास्थ्य किस तरीके से होगा, खाद्य का होने पर, यानी कि जो नई बीमारियों के बारे में बताएंगे, वस्त्र आदि जो भी संचार वगैरह होते हैं उन सब के बारे में बताएंगे। यानी कि जो परिवार के जितने भी काम वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में उन्हें नई नई जानकारियों को प्रदान करेंगे। फिर आर्थिक सुरक्षा, यानी कि पैसा कमाना। यानी कि आर्थिक की जब भी बात आएगी उसका मतलब होता है धन या पैसा। यानी कि हम उन्हें क्या देंगे, प्रसार शिक्षा में नई नई चीज़ें सिखाएंगे। किस तरीके की नई नई चीज़ें, यानी कि अगर कृषि के थ्रू उन्हें बताएंगे तो वो कृषि को और उन्नत तरीके से करेंगे, इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अगर मान लो घर की औरतों को हम ये शिक्षा दे रहे तो उन्हें क्या बताएंगे, घर में रहकर भी वो और नई सारी चीज़ें कर सकती हैं, जैसे हाथ की कलाई वगैरह करना, सिलाई करना, बुनाई करना, घर में जो सब्जियां वगैरह बनाई जाती है उनको बेच के भी वो कोई काम कर सकती है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट बना के भी वो बेच सकते हैं। इससे क्या कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर है नवाचारिक ज्ञान की प्राप्ति। नवाचार का मतलब है नए नए प्रयोग,
या फिर या कह सकते हैं नई नई उन्नति या प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, यानी कि नवाचार, यानी कि अपडेट रहना। आजकल की लैंग्वेज में कहीं हम अपडेट रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नई पॉलिसी आई है, क्या नए रूल्स आई है, हम हर बात में अपडेट रहते हैं। उसी तरह हमें क्या रहना है, उन्हें अपडेट करते रहना है। तो ये थे प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि प्रसार शिक्षा क्यों करवा रहे हैं हम। फिर हम आगे बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। अब सिद्धांत की बात करते हैं, यह कैसा होना चाहिए। शिक्षा सिद्धांत का अर्थ है कैसा। उद्देश्य की बात आएगी तो हमें ध्यान रखना है क्यों, यानी कि प्रसार शिक्षा क्यों दे रहे हैं। जब भी हमसे कोई पूछे कि किसके क्या उद्देश्य है या किसके क्या उद्देश्य है, या फिर पूछ सकते हैं गृह विज्ञान के क्या उद्देश्य है, प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य शब्द भी जहाँ आता है वहाँ का मतलब होता है क्यों, और अगर सिद्धांत आएगा तो कैसा, यानी कि यह प्रसार शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, हमें उन्हें क्या बताना है। तो सबसे पहला सिद्धांत है नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता का मतलब होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे रबर होता है, किसी भी तरीके से मरोड़ो फ्लेक्सिबल हो जाता है। जेली देखी होगी, किसी भी शेप में रखो, किसी भी डब्बे में ले लो, वो उसी की शेप की हो जाती है, यानी कि जेली क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसी तरह ये जो प्रसार शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कैसे, इसमें निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ये सबसे मेन बात होती है। क्योंकि स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाया जाता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, यानी पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उस सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है हमें बच्चों को वही पढ़ाना होता है। लेकिन प्रसार शिक्षा में कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। हम उन्हें शिक्षा किस बेसिस पे दे रहे हैं, जो हर एक ग्रामीण है उन हर एक ग्रामीण की अपनी अपनी सुविधा, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर सिलेबस रखेंगे तो फिर स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर और फर्क क्या रह जाएगा प्रसार शिक्षा में। इसलिए प्रसार शिक्षा का अर्थ होता है कि हम उन्हें क्या दें, बिना सिलेबस के पढ़ाई, यानी कि उनकी जो पर्सनल समस्या उन समस्याओं का समाधान उन्हें करके बताए, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर हम उन्हें पर्टिकुलर मेथड से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे स्कूल में वगैरह पढ़ाते हैं सिर्फ एक ही मेथड, लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। स्कूल में आते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हर एक बच्चा तो एक जैसा नहीं है। टीचर ने जो भी पढ़ाए हर एक बच्चे को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बच्चे की मानसिक क्षमता अलग होती है, उसके सीखने की कैपेसिटी अलग होती है। इसलिए हर एक बच्चा अच्छे तरीके से कैच नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग मेथड का यूज़ करना चाहिए। इसलिए प्रसार शिक्षा में क्या की जाती है, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जाती है, यानी कि उनसे निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। और यही सबसे मेन पॉइंट होता है प्रसार शिक्षा का। और ऐसी शिक्षा जो उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करे, अगर उन्हें उनके अकॉर्डिंग बताएंगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार सिखाएंगे, तो क्या करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेंगे, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ होगी उसमें वो हेल्प करती है। फिर इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है, यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर कोई व्यक्ति अलग तरीके से सीखेगा, हर व्यक्ति को समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। तो हमें क्या रखना है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा देनी है। फिर दूसरा सिद्धांत है, अगली बात है ना निश्चित शिक्षण विधि होती है, यानी कि इसमें कोई सेम मेथड का यूज़ नहीं करते हम लोग, यानी हर किसी के लिए अलग अलग समझाया जाता है। फिर दूसरा सिद्धांत है आवश्यकता और रुचियों का सिद्धांत। अगर हमें किसी को कोई शिक्षा देनी है तो हम क्या देंगे, उनको आवश्यकता और उसकी रुचियों के अनुसार सिखाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्या होते हैं, हम उनको कोई सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी सिखाएंगे तो उनके अगर काम नहीं आएगा तो वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए यानी कि प्रसार शिक्षा देने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ग्रामीणों की आवश्यकता भी होनी चाहिए, यानी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है खेती करने में, गाँव में रहने में क्या समस्याएँ आ रही हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, उनकी आवश्यकताएं होगी। उस आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करना है, हमें उनकी रुचियों का ध्यान रखना है, यानी कि उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट किस बात में, उन्हें किन चीज़ की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें शिक्षा देनी है। तो ये सिद्धांत कहलाता है आवश्यकता और रुचियों का सिद्धांत। फिर जो अगला सिद्धांत है स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। स्वेच्छा यानी कि स्वयं की इच्छा का सिद्धांत। अब कैसे होता है, हमने नमनीयता की बात की थी, यानी कि लचीलापन होना चाहिए, नो पर्टिकुलर सिलेबस, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होना चाहिए। हमने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं लिखा, उनकी आवश्यकता और रुचियों के अनुसार उन्हें सिखाया, तो उनमें क्या होगा, खुद से सीखने की इच्छा आएगी, क्योंकि अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते तो हमने सीखने का मन करता है। हमें फ़ोन चलाना पसंद है तो हम क्या करेंगे, हमारी इच्छा उसी में, तो हम वो काम करते समय क्या रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको खेलना पसंद होता है, तो खेलते समय वो अपनी इच्छा से खेलते हैं, यानी खुद से मर्जी से खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो स्वयं से सीखने का प्रयास करते हैं, यानी कि हमने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं रखा, उनकी ग्रामीणों की आवश्यकता और रुचियों के साथ उन्हें शिक्षा दी। इससे क्या होगा, वो सीखने के लिए प्रेरित होंगे, यानी कि खुद से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बता रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है तो कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा,
फिर इसके बाद क्या करेंगे, वो स्वयं की सहायता करेंगे, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हमने वो चीज़ सीख ली। सीखने के बाद क्या होगी, हमारी खुद की हेल्प हो जाएगी, यानी कि हमारी खुद की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या की, स्वयं की सहायता की। और ये जो स्वयं की सहायता का सिद्धांत है, ये क्या कहलाता है, सहायता का सिद्धांत। यानी कि ये जो सारे सिद्धांत है एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं रखा, सिलेबस नहीं रखा तो इससे व्यक्ति की आवश्यकता और रुचियों के साथ उन्हें सिखाने की कोशिश की। हमने उनकी इंटरेस्ट और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाया, तो इससे क्या हुआ, वो सीखने के लिए प्रेरित हुए। कैसे, खुद से सीखने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सिखाया। खुद से सीखने की कोशिश करके वो लोग सीख के क्या उन्होंने खुद की ही मदद की, यानी कि वो खुद का काम खुद कर पाएंगे। तो ये जो सिद्धांत था, सहायता का सिद्धांत। फिर इससे क्या हुआ, उनमें स्वावलंबन का विकास हुआ। तो ये सिद्धांत कहलाया स्वावलंबन का सिद्धांत। अब स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंट। अब आगे बात करते क्या किया था, यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, स्वयं की सहायता की। अगर उन्होंने स्वयं की सहायता की, यानी कि वो क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, यानी अब वो खुद की मदद खुद करने लगे, यानी कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम थे, उस एरिया के जो भी प्रॉब्लम होंगी उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सकते, यानी कि अब वो क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। तो ये सिद्धांत कहलाया स्वावलंबन का सिद्धांत। और फिर जो अगला सिद्धांत है, सहयोग का सिद्धांत, यानी कि अब उन्हें वो चीज़ सीख ली है तो उससे रिलेटेड अब वो दूसरों का भी सहयोग कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाया सहयोग का सिद्धांत। तो ये सभी जो प्रसार शिक्षा के सही सिद्धांत है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता यानी कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी, तो उससे क्या हुआ, आवश्यकता और रुचि के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाया। फिर इससे क्या होने लगे, वो स्वयं से सीखने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने स्वयं से सीखा तो वो खुद की सहायता भी करने लगे, तो यही सिद्धांत कहलाया स्वयं की सहायता का सिद्धांत। जब उन्होंने स्वयं की सहायता की तो वो क्या हो गए, आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये सिद्धांत कहलाया स्वावलंबन का सिद्धांत, यानी कि जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो वो दूसरों की भी मदद करने लग गए। तो ये सिद्धांत कहलाया सहयोग का सिद्धांत। इसी के साथ सहयोग के सिद्धांत में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सहयोग का सिद्धांत या फिर ये जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कब पॉसिबल होगा, यानी कि प्रसार जो शिक्षा दे रहा है, यानी कि जो भी टीचर वगैरह ये शिक्षा दे रहा है, उसके लिए क्या होना जरूरी है, जब तक आगे वाला भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसकी मदद नहीं करेगा, तब तक सिखाने वाले का भी कोई मतलब नहीं रहता। यानी कि जब तक टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहे, स्टूडेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, तो फिर क्या मतलब रहेगा पढ़ाने का। इसलिए क्या होना चाहिए, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी उन्हें सहयोग करना चाहिए। यानी कि जब ये टीचिंग करवाई जा रही है तो उस समय ग्रामीणों का भी सहयोग आवश्यक होता है, ग्रामीणों का सहयोग आवश्यक होता है। दूसरों की सहायता करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, ग्रामीणों का सहयोग ही उनके लिए आवश्यक होता है। तो ये थे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। फिर हम आगे बात करते हैं प्रसार शिक्षक या कार्यकर्ता के गुण। अब यानी कि जो भी टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि ये है तो एक प्रकार की टीचिंग, एजुकेशन है, शिक्षा है, तो इसको सिखाने वाला कौन होगा, शिक्षक, कार्यकर्ता। और ये जो प्रसार शिक्षा होती है इसको एक प्रोग्राम की तरह देखा जाता है। हम इसे शिक्षा भी कह सकते हैं क्योंकि हम उन्हें सिखा रहे हैं, तो ये एक तरीके की शिक्षा है। लेकिन अगर इसको शिक्षा ना करें तो ये एक प्रकार से चलाए जाने वाला, गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, जो पॉलिसी स्कीम वगैरह होती है उसी तरीका का ये प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में जो काम करते हैं, कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्यकर्ता होते हैं, तब वो उनको शिक्षा दे रहे हैं तो वो उनमें क्या गुण होने चाहिए, यानी कि हमें कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई हमें सिखा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। तो फिर ये भी जो शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो प्रसार शिक्षा दे रहे हैं, उनकी खुद की भी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें पहले क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ग्रामीण इलाके से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि ये प्रसार शिक्षा हम लोग कहाँ दे रहे हैं, ग्रामीण एरिया में, लोकल एरियाज में दे रहे हैं। अगर हम कोई बाहर से कोई पढ़ा लिखा लड़का लेके आ गए जो कभी गाँव में रहा ही नहीं है, उसे गांव के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उनकी समस्याओं को किस तरीके से समझेगा। जब तक वो उन्हें खुद समझेगा नहीं, उनकी समस्याओं को समझेगा नहीं, तब तक वो उन्हें कैसे समझाएगा, उनकी समस्याओं को सॉल्व कैसे करेगा, उन्हें को किस तरीके से गाइड करेगा। इसके लिए जो पहला शिक्षक में गुण होना चाहिए या प्रसार कार्यकर्ता का जो पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो भी ग्रामीण एरिया से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो कभी ना कभी गांव के कांटेक्ट में आया हो, उसे पता हो कि गांव में किन चीज़ों की कमी होती है, किस तरीके की समस्याएं आती है, ग्रामीणों को किस तरीके से हैंडल करना है, उन्हें किस तरीके से समझाएं कि वो बात उनके समझ में आ जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, टीचर में या फिर कार्यकर्ता में ये गुण होना चाहिए कि वो खुद भी ग्रामीण इलाके से संबंधित हो। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ग्रामीण इलाके से संबंधित होना चाहिए। फिर दूसरा गुण है ग्रामीण की समस्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए,
ये इसी के साथ संबंधित हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसे ग्रामीण एरिया से रिलेटेड ले लिया। हमने एक ऐसा शिक्षक लिया जो खुद भी गांव में कभी पला बड़ा हो, तो उसे क्या होगा, गांव की समस्याओं का पता होगा। अब उसे गांव की समस्याओं का पता होगा तो वो अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड होगा और उन्हें अच्छी तरीके से समझा पाएगा। फिर अगला गुण है, उनमें क्या होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए, यानी कि वो अपने कार्य में क्या होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। यानी कि उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से आगे वाले को समझा रहा है, और उसका इतना इफेक्ट होना चाहिए कि वो जैसे भी समझाए, जिसका इंटरेस्ट नहीं हो उसको भी इंटरेस्ट आ जाए। ये क्या होती है, एक अच्छी क्वालिटी होती है। यानी कि किसी भी टीचर या वक्ता की क्या होती है, ये क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से बोल रहा है, उसका फर्क पड़ता है सुनने वाले पे। तो इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि वो अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, यानी कि उसको जिस काम के लिए रखा गया है, यानी कि वो जो शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो प्रसार शिक्षा दे रहे हैं, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्या हो, अपने कार्य में कुशल हो सके। फिर जब हम अगली बात करते हैं कि अच्छा वक्ता होने के साथ साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए, यानी कि उसमें दूसरों की मदद करने का गुण होना चाहिए। अब गुण कैसे होगा, प्रसार शिक्षा दे रहे तो एक टाइम पे सिर्फ एक को तो सिखाएंगे नहीं, यानी कि हम एक को सिखा रहे, समझा रहे, इसके साथ साथ हमें किसी और की भी मदद करनी है। यानी कि जो वक्ता या फिर जो भी टीचर वगैरह होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, प्रसार कार्यकर्ता में सहयोग की भावना होनी चाहिए। फिर उसमें होना चाहिए मृदुभाषी, यह सबसे मेन पॉइंट होगा, क्योंकि जब तक हमारे बात करने का तरीका सही नहीं होगा, हम किस तरीके से लोगों के साथ लोगों को हैंडल कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो अब तक वो बात सफल नहीं हो पाती। यानी कि मृदुभाषी का मतलब है अच्छा बोलने वाला, शिष्ट व्यवहार करने वाला। अगर कोई बदतमीजी करता है, गुस्से से बात कर रहा है, चिढ़ रहा है, तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ग्रामीण लोग ना इंटरेस्ट लेंगे, ना उनकी तरफ बातों को सुनेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो भी टीचर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हम कार्यकर्ता का यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, प्रसार कार्यकर्ता के गुण हैं। तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसार कार्यकर्ता की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि प्रसार कार्यकर्ता को किस तरीके से शिक्षा देनी है और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।